हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एपी। इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी मतलब एपी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि समांतर श्रेणी में हमें जितने भी पद दिए गए होंगे उससे अगला पद हमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं मानता हूं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ना है, मान लेता हूं मैं संख्या को 3 जोड़ रहा हूं, तो 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। 8 में फिर से हमें 3 को जोड़ना होगा तो 11 हो जाएगा। फिर से 3 को जोड़ना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही हमारी आगे समांतर श्रेणी पूरी बनती चली जाएगी। ये निश्चित संख्या जो हमें जोड़नी है वो सभी पद में बराबर होनी चाहिए। यह हमारी एपी कहलाएगी। यदि अगर हम 5 में यहाँ पर 3 जोड़कर 8 बना दें और अगले पद में जाने के लिए हमने यहाँ पर 2 जोड़ दिया 10 और फिर से 3 जोड़ दिया 13, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं है। इसीलिए ये हमारी एपी नहीं होगी, ये एपी नहीं बनेगी। अगर सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है तो वह हमारी एपी कहलाएगी। इन पदों के बीच के अंतर को हम यहाँ पर सार्वांतर कहते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी सार्वांतर की। सार्वांतर जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे इस पूरे चैप्टर में डी से हम प्रदर्शित करेंगे। एपी में या एपी के प्रत्येक पद में जोड़ी गई निश्चित संख्या, जो भी हम संख्या जोड़ जोड़कर एपी बनाते थे वह निश्चित संख्या ही उस एपी का सार्वांतर कहलाती है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और हमें सार्वांतर डी का यदि फॉर्मूला निकालना है या डी का हमें मान निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। हम किसी भी एपी के दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटा दे तो हमारे पास डी उनका सार्वांतर आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि तीसरे में से जब हम दूसरे को घटाएंगे तब भी सार्वांतर निकल जाएगा, जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे तब भी सार्वांतर निकल जाए, और जब चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे तब भी हमारे पास सार्वांतर निकल जाएगा। सार्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी एपी का जब हम सार्वांतर निकालते हैं तो निकाला गया सार्वांतर जो डी आएगा वो धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ सकता है। वो ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि उसका मान माइनस में भी आ सकता है, और डी का मान हमारा 0 भी हो सकता है। तो सार्वांतर तीनों रूप में आ सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी, और सार्वांतर का मान 0 भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे एपी के पदों के बारे में। एपी का जो प्रथम पद होता है, पहला पद, पहले पद को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल ए से, और जो एपी का दूसरा पद होता है, दूसरे पद को प्रदर्शित किया जाता है A2 से। और A2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास पहला पद, इसमें हमें जोड़ना होगा सार्वांतर। निश्चित संख्या को जोड़कर ही एपी को प्राप्त किया जाता है और निश्चित संख्या ही हमारी सार्वांतर कहलाती है। तो A2 का जो फॉर्मूला बना, पहला पद A और सार्वांतर D, तो A2 का जो फॉर्मूला बनकर आया वो बनकर आया A प्लस D। ऐसे ही जब हम तीसरे पद का फॉर्मूला निकालेंगे, तीसरा पद कहलाएगा A3 और फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D। और जो हमारे पास चौथा पद आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा A4 बराबर A प्लस 3D। हमें याद रखना होगा कि जौन सा भी हमें पद निकालना है, जिस पद को भी हमें ज्ञात करना है, हम उससे हमेशा एक कम डी को लेकर चलेंगे और उसमें हमें पहले पद को जोड़ना होगा ताकि हमारे पास जो पद हम निकालना चाहते हैं वो पद आ जाए। यदि हमें इस एपी का व्यापक रूप लिखना हो, यदि हमें व्यापक रूप लिखना हो एपी का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप कहलाएगा हमारा पहला पद ए आया है, कोमा लगा के दूसरा पद आया है हमारे पास ए प्लस डी, और तीसरा आया है ए प्लस 2D, और फिर ए प्लस 3D, और डैश डैश डैश। ऐसे ही हमारे पास आगे हम कितने भी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले पद में डी नहीं है और दूसरे पद में 1D है, तीसरे पद में 2D और चौथे पद में 3D। यानी कि जिस भी पद की हम बात करेंगे उस पद को ज्ञात करते समय हमें पहले पद में जोड़कर उससे एक कम डी को लेकर चलना होगा।
यदि हमें किसी प्रश्न में कोई सा भी पद निकालने को दिया जाए तो हम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से उसको निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी फॉर्मूले में या किसी सवाल में हमें 10वां पद ज्ञात करना है एपी का, और 10वें पद को जो हम प्रदर्शित करेंगे A10 से, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 9D। जौन सा भी पद हमें निकालना है उससे D एक कम ही आएगा। अगर हमें निकालना है 50वां पद तब भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा और A50 निकल कर आएगा A + 49D। ऐसे हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी पद को समांतर श्रेणी के निकालने के लिए उसका पहला पद और उसके सार्वंतर का पता होना जरूरी है। बिना सार्वंतर के और बिना एपी के पहले पद के हम एपी का कोई सा भी दूसरा पद निकाल नहीं सकते। अब हम इस प्रश्नावली के जो 5.1 के क्वेश्चन हैं उन पर चलते हैं, और उस क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इन सभी मेथड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। एक्सरसाइज 5.1 में जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें बताना है कि ये जो एक स्थिति दी गई है इस स्थिति को कि यह एक एपी को बनाती है, यह एपी को नहीं बनाती है। अर्थात इन सवालों में हमें इस एपी को पहचानना है कि क्या यह स्थिति एपी को बनाती है या नहीं। पहले पॉइंट में हमें दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। यानी कि जो प्रथम किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, और उसके आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए जो किराया बढ़ता चला जाएगा वो दिया गया है हमें 8 रुपये। और हमें बताना है कि क्या ये एपी बन जाएगी या एपी नहीं बनेगी। सवाल में हमें दिया गया है कि जो टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया है वो दिया गया है हमें 15 रुपये, और उसके अतिरिक्त जो प्रत्येक किलोमीटर का किराया है वो हमें 8 रुपये दिया गया है। यानी कि जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चला जाएगा उसके लिए 8 रुपये को ऐड कर दिया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया दिया गया है वो दिया गया है हमें 8 रुपये। अब हमें इसे एपी के रूप में बनाना है और फिर चेक भी करना है कि यह एपी है या नहीं। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमें टैक्सी का जो 1 किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये दिया गया है, तो सबसे पहले हम 15 लिख लेंगे क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया है 15। उसके बाद अतिरिक्त संख्या जो एक निश्चित संख्या में दी गई है वो 8 दी गई है। ये जो निश्चित संख्या है ये हमें इसमें प्रथम पद में ऐड करते हुए चलना है। जब हम 15 में 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, और फिर हम 23 में 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, और 31 में जब 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, और ऐसे ही डैश 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 आगे बढ़ता हमारे पास चला जाएगा। अब ये एक एपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इस एपी की जांच करनी है कि यह एपी सही है या ये एपी गलत है। जांच करने के लिए हमें देखना होगा कि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये हमारा पहला पद है ए। एपी की पहचान के लिए एपी के क्रमागत पदों का अंतर सदैव नियत आना चाहिए। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब हम यहाँ से पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। 2 क्रमागत पदों का अंतर। 2 क्रमागत पदों के अंतर का मतलब, क्रमागत मतलब क्रम से। अब हमें 2 क्रमागत पदों के अंतर को जब निकालना है तो हम पहले स्टार्टिंग के 2 ले लेंगे, A1 और A2। इनके बीच का अगर हमें अंतर देखना है तो हमें A2 में से A1 को घटाना होगा, और हम घटाएंगे A2 बराबर 23 है और A1 की जगह 15 है, तो हमारे पास घट के आ जाएगा 8। ऐसे ही हमें A3 माइनस A2 करना होगा, तो 31 माइनस 23 हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे ही हमारे पास A4 माइनस A3 39 माइनस 31 और हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एपी बनकर आई थी उसके 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो नियत है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। इसका मतलब यह है कि जो टैक्सी का किराया है, टैक्सी का जो हमें दिया गया था किराया वो एपी में है। टैक्सी का किराया हमारे पास एपी में है क्योंकि
इसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, नियत है। ऐसे हम किसी भी एपी को बना सकते हैं और एपी को बनाने के बाद हम उसकी जांच भी कर सकते हैं, या हमें एपी बनी बनाई दी जाएगी प्रश्नावली के अंदर और हमें पहचान करके जांच करके ये बताना होगा कि वह एपी है या नहीं। उन एपी को हमें दोनों पदों के अंतर को ज्ञात करना होगा। यदि अंतर नियत आता है तो वह हमारी एपी कहलाएगी, और यदि उन दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं आता है तो वह एपी नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट में हमें कहा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कि एक बेलन है जिसके अंदर हवा भरी गई है और उस बेलन में से हवा को निकालने वाले पंप द्वारा 1/4 भाग प्रत्येक बार बाहर निकल जाता है। हमें बताना है कि इस स्थिति में यहाँ पर एपी बनेगी या नहीं बनेगी। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना हमारे पास जो बेलन है और बेलन के अंदर जो भरी गई है हवा, बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन, सबसे पहले हम उसके आयतन को V मान लेंगे। स्टार्टिंग में जब वो बेलन भरा गया था हवा से तो उसका आयतन V था। अब प्रत्येक बार हवा निकालने वाला पंप उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहली बार जो हमारा पंप है वो इस आयतन का V का 1/4 का मतलब होगा V/4 भाग बाहर निकाल देगा, हवा निकाल देगा। प्रारंभिक आयतन V था और एक बार पहली बार हवा निकालने पर V का 1/4 का मतलब V/4 भाग हवा का बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो उसके बेलन के अंदर हवा थी वो रह जाएगी शेष हवा। प्रारंभिक में आयतन था V और पहली बार पंप द्वारा हवा निकालने के बाद वो था V/4। तो हम प्रारंभिक आयतन में से V/4 को माइनस कर लेंगे, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई V में करेंगे 4V और माइनस करेंगे 1V, तो हमारे पास आ जाएगा 3V/4। ये वह आयतन है जो एक बार पंप द्वारा हवा निकालने के बाद उस बेलन में बचा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, अब इस जो 3V/4 हमारा आयतन है, अब इसका भी 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा दूसरी बार पंप करने में। तो दूसरी बार पंप 3V/4 का 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देगा। अब जो हमारे पास आयतन बचा है 3V/4, अब हमें इसका 1/4 भाग निकालना है। तो 3V/4 का मतलब होता है गुना और 1/4। 3V की 1 में करेंगे तो 3V और 4 चौक हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमारे पास ये 3V/16 वह भाग है जो हवा का बाहर निकल जाएगा, और हमें देखना होगा कि इससे पहली बार पंप करने पर जो हवा बची थी वो थी 3V/4। दूसरी बार में 3V/16 निकल गई, तो हमारे पास शेष हवा जो बची दूसरी बार पंप करने के बाद जो हवा बचेगी 3V/4 में से माइनस करना होगा 3V/16। ये हमें माइनस करना होगा दूसरी बारी के लिए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम 16 जाएगा, तब 4 को 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 की 3 में करेंगे तो 4 तिया 12V। यहाँ पर 16 है, नीचे भी 16 है, तो भाग दे के 1 आएगा, 1 की 3 में करेंगे तो 3V, और 12V में से 3V घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9V और बटे 16। ये हमारे पास दूसरी बार पंप करने पर भी आ गया है। अब हमारे पास इस एपी को बनाने के लिए 3 कंडीशन मौजूद हो गई हैं। पहली, हमें सबसे पहले जो प्रारंभिक आयतन था वो हमारे पास V था, यानी कि हम इसे पहले पद के रूप में लिख सकते हैं A या A1। ये पहली बार पंप के बाद जो हवा निकल गई ये बना हमारे पास A2, और जो दूसरी बार पंप करने के बाद हमारे पास हवा बची है बेलन के अंदर ये आया हमारा A3। अब हम इस प्रकार AP को बना लेंगे। जो हमारी AP है उसके अनुसार हमारे पास आएगा A1 बराबर हमने V माना था, और A2 जो पहली बार पंप करने के बाद हवा बची थी वो आई थी 3V/4, और दूसरी बार पंप करने के बाद जो हवा बची थी वो आई है 9V/16। इसे हमने A1, A2, A3 मान लिया है। अब हमें देखना होगा कि क्या A1, A2, A3 एक AP को बनाते हैं या नहीं। यह देखने के लिए हमें दोनों जो क्रमागत पद हैं उनके बीच का अंतर देखना होगा। तो अंतर देखने के लिए सबसे पहले हमें अंतर को चेक करना होगा, और हमें A2 में से A1 को माइनस करना होगा, A2 - A1, क्योंकि यह दोनों क्रमागत पद हैं A1 और A2।
फिर ऐसे ही करेंगे A2 और A3 के लिए। A2 हमारे पास है 3v/4 और माइनस के v। जब 4 की यहाँ पर 4 की v में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 3v माइनस के 4v और पूरे के एलसीएम आ जाएगा 4। 4v में से एक 3v घटा देंगे तो माइनस के v/4। यहाँ पर दोनों क्रमागत पदों का अंतर आ गया है माइनस के v/4। अब हम देखते हैं कि अगले दो क्रमागत पदों के अंतर भी यही आता है या नहीं, तो वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 9v/16 और A2 हमारे पास है 3v/4। यहाँ से एलसीएम 16 आ जाएगा और ऊपर यहाँ पर 9v आ जाएगा। 4 को जब 16 से भाग देंगे 4 आएगा और 4 तिया 12v आ जाएगा। और यहाँ से 12v में से 9v को घटा लेंगे। 12v में से 9v घटकर माइनस के 3v आ जाएंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमें यह देखना होगा कि क्या यह अंतर एक नियत है या अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि जो अंतर आया है ये माइनस के v/4 और माइनस के 3v/16 यह बराबर नहीं है, यानी कि दोनों क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि हवा का आयतन AP में नहीं है। यहाँ से हमने ये चेक किया है कि जो हवा के बेलन भरा हुआ था उसमें से जो हवा निकल रही थी उसके निकलने की दर एक AP को नहीं बनाती है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। स्टार्टिंग में जब खुदाई शुरू करी तो उसकी लागत 150 रुपये थी और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब 150 में स्टार्टिंग करनी है हमें और 50 रुपये एक निश्चित संख्या हमें दे दी है जो हमें इसमें बढ़ाते जाना है। यहाँ से हम 150 में 50 को ऐड करते चले जाएंगे और यहाँ से हमें पता चलता है कि यह एक AP बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये AP बनती है। सबसे पहले जो कुआं है, कुएं की प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसका जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 150 रुपये और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए हमें दिया गया है 50 रुपये, एक निश्चित संख्या में दी गई है। इसके बाद अब हमें देखना है कि अब कैसे ये जुड़ते चल जाएंगे। अब सबसे पहले हमें दिया गया है 150, तो सबसे पहले 1 मीटर की अगर हम मानते हैं तो 150 रुपये स्टार्टिंग में 150 रुपये हमें दिया गया है। उसके बाद अगर मीटर बढ़ते चले जाएंगे तो हम 50 को ऐड करते चले जाना है। ऐसे ही 150 में जब हम 50 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200। फिर हम 200 में 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 और ऐसे ही 250 में जब हम 50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। अब ये हमारे 4 पद आ गए हैं। अब हमें इन 4 पद की जांच करनी है कि क्या ये AP में है या AP में नहीं है। ये हमारा पहला पद है A1 और ये है हमारे पास A2, ये A3 और ये A4। अब हमें दोनों क्रमागत पदों के बीच के अंतर को चेक करना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पद हैं वो हमारे पास हैं। अंतर चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करना होगा, A3 माइनस A2 करना होगा और A4 माइनस A3 करना होगा। यदि यह तीनों नियत आ जाते हैं यानी कि एक समान आ जाते हैं तो यह AP है, वरना ये AP नहीं है। A2 हमारे पास है 200 और A1 हमारे पास है 150, तो माइनस करने के बाद हमारे पास 50 आ जाएगा। ऐसे ही A3 हमारे पास है 250 और ये 200, यहाँ से भी 50 आ जाएगा। ये 300 और ये 250, यहाँ से भी हमारे पास 50 आ जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि दोनों क्रमागत पदों का जो अंतर है वो तीनों का अंतर क्या है, नियत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुआं खोदने में आई लागत है, कुआं खोदने में आई लागत AP में है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो एक नियत है। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है कि किसी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कंडीशन दी गई है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब हमें देखना है कि क्या इस कंडीशन में AP बन सकती है या नहीं बन सकती। हमें राशि दी गई है 10,000 रुपये और हमें जो रेट दिया गया है वो दिया गया है 8% की वार्षिक दर। सबसे पहले जो हमें दिया गया है राशि वो कहलाती है हमारी मूलधन। मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल होता है हमारा, जो हमें दिया गया है 10,000 रुपये।
और जो हमें दर दी गई है ब्याज की, हमें दी गई है ब्याज की दर R बराबर 8%। हमें दर दी गई है ब्याज की 8%। अब हम सबसे पहले 1 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे और फिर 2 वर्ष के लिए और फिर इसी तरह 3 वर्ष के लिए हम निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 वर्ष का हमें निकालना होगा मिश्र धन। मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और यहाँ पर T। यहाँ पर T का मतलब जितने भी समय के लिए हमें निकालना है, 1 वर्ष 2 वर्ष, वो यहाँ पर रखा जाएगा। अब हम पहले वर्ष का निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा A1 और यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास है 10,000। 1 प्लस R हमारे पास है 8 और अपॉन में हमारे पास 100 आ जाएगा। और हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 और अपॉन में आ जाएगा 100। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 108 की 100 में गुना करके 108 और 00। ये हमारे पहले वर्ष का मिश्र धन आ गया है A1 के रूप में। अब हमें दूसरे वर्ष का निकालना है और तीसरे वर्ष का निकालना है और फिर इनका अंतर देखना है। यदि अंतर नियत आता है तो AP है और अगर अंतर नियत नहीं आता है तो यह हमारी AP नहीं है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, P की जगह पर आ जाएगा 10,000। यहाँ 1 प्लस रेट हमारे पास 8 है और अपॉन में 100 और T समय यहाँ पर अब 1 की जगह हमारे लिया जाएगा 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ से 10,000 सेम आ जाएगा और 100 की 1 में करेंगे और 8 जोड़ देंगे तो 108/100 और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 2 बार आ जाएगा 108/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 108 गुना 108 और 108 के 108 में गुना करके हमारे पास आ जाएगा 11,664। ये हमारा दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल गया है। अब हमें निकालना है तीसरे वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का मिश्र धन A3 आएगा हमारे पास 10,000। 1 प्लस और T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस बार 3, तो 10,000 सेम आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा और इस बार पावर में 3 है तो 108/100 3 बार लिखा जाएगा 108/100। अब यहाँ से इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 108 गुना 108 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 100। अब हमें गुना करनी होगी और 100 से डिवाइड करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर तीसरे मिश्र धन की वैल्यू आएगी। अब हमें साफ देखने से ही पता लग रहा है कि एक निश्चित संख्या में ये नहीं बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास मिश्र धन 1 वर्ष का आया था वो आया था 10,800। मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ नीचे। A1 हमारे पास आया है 10,800 और A2 हमारे पास आया है 11,664 और A3 हमारे पास आया है 12,597.12। ये आया है। अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो साफ देखने से पता लगता है इनका अंतर बराबर नहीं है, यानी कि जो A2 माइनस A1 आएगा वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्र धन है वो AP में नहीं है, मिश्र धन AP में नहीं है। यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में चारों पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है और हमने AP बनानी भी सीखी है और उस AP की पहचान करनी भी सीख ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैप्टर की प्रश्नावली की आगे के क्वेश्चन भी जल्द ही इस वीडियो के अगले पार्ट में आ जाएंगे।